Hello everyone, welcome to my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu ma'am. And today I am going to start my sociology optional series where I will explain you each topic of the syllabus in easy manner and I try to solve your all the doubt as well. So you can write it down in my comment box. So I will try to answer all of these questions related to this series. So let's get started. तो सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप एंड emergence of sociology. ये सबसे क्रूशियल टॉपिक है. व्हाई? बिकॉज इससे रिलेटेड एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं कि सोशोलॉजी का इमरजेंस कैसे हुआ है और सोशोलॉजी की जरूरत ही क्यों थी. व्हाई डिड दे नीड टू ब्रिंग सोशोलॉजी मींस सोशोलॉजी को सब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही क्यों थी या सोशोलॉजी सब्जेक्ट के आने की क्या नीड थी, क्यों जरूरी था. और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था अपने में कि मैं आपको सोर्स भी बताऊंगी, आप और इसकी डीपली नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं. तो यू कैन रीड अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम बीए फर्स्ट ईयर नोट्स. जैसे कि कोई भी कॉलेज होता है उसके बीए के फर्स्ट ईयर नोट्स अच्छे हैं, जैसे कि मेरे कॉलेज के बीए के फर्स्ट ईयर के नोट्स अच्छे थे. तो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो यू कैन रीड, क्योंकि आप अपने कॉलेज में आप पढ़ेंगे. और आपके पास नहीं है तो आई विल सजेस्ट यू इग्नू. इग्नू के नोट्स आपको काम आएंगे, तो आप इग्नू को भी पढ़ सकते हैं. ओके. और सेकंड मैं आपको बताऊंगी तो श्रांशु शर्मा जिनने 2014 में ईयर 75 ली थी, उनके सोशोलॉजी के मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, उनके नोट्स भी बहुत अच्छे. तो ये जो मैक्सिमम जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये उनके नोट्स से इंस्पायर है. ओके. और उनके नोट्स भी अच्छे हैं. और आप रिडजर भी पढ़ सकते हैं. मैं रिडजर के लिए यहाँ पे इसलिए आपको रेफर नहीं कर रही हूँ, रिडजर बहुत थिक बुक है और इतनी थिक है कि उसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो नहीं इतना ज्यादा अच्छी समझ में नहीं आती है. उसको 1 या 2 बार पढ़ना है या 3 बार पढ़ना पड़ता है. 3 to 4 टाइम के बाद पढ़ने के बाद उसमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है. तो इतना जो टाइम है, जो टाइम शॉर्टेज है उसको कवर करने के लिए आप मेरी क्लास देख सकते हैं और आप सुशांत सर के नोट्स पढ़ सकते हैं. ये भी काफी होगा, क्वाइट इनफ. ओके. सो दिस इज द सोर्स अकॉर्डिंग टू मी. और आपको जो अच्छा लगे आप वो भी ले सकते हैं. आई एम जस्ट सजेस्टिंग. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So there are some of the terms such as dark age, scientific revolution, commercial revolution, modernity, enlightenment, French revolution, industrial revolution, social change, chaos, and emergence of sociology. So every sociology student must know about this term before starting this topic. क्योंकि जो इमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी है ये एट द लास्ट टाइम, बट इसके इमरजेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे और ये टर्म्स आपको बताएंगे कि यूरोप में चल क्या रहा था. तो जैसे उसमें लिखा है टॉपिक में मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप. तो सोशल चेंज आया ही क्यों यूरोप में, दैट्स द प्राइमरी पॉइंट. सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टर्म फर्स्ट. ठीक है. व्हाट अबाउट डार्क एज, व्हाट अबाउट साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इंटायर डायग्राम. एज यू नो दैट कि मैं जितने भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन करती हूँ थ्रू डायग्राम के थ्रू करती हूँ लाइक दिस. सो हम एक विजुअल से ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं टॉपिक्स को. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट टर्म है हमारी डार्क एज. व्हाट अबाउट डार्क एज, व्हाट डू यू नो अबाउट द डार्क एज. तो ये यूरोप था. यूरोप जो 40th सेंचुरी का ये यूरोप था वो एक डार्क एज में सर्वाइव कर रहा था. अब डार्क एज का मतलब क्या होता है, जहां पे चर्च का डोमिनेंस होता है. ओके. चर्च का डोमिनेंस. चर्च का डोमिनेंस मीन कि एवरीथिंग. ठीक है. कि अगर अगर स्पेस है उसको चर्च डिफाइन कर रहा है. ठीक है. कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमेना है चर्च डिफाइन कर रहा है. जो जो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन है वो प्राइमरी थिंग है. जो भी हो रहा है बिकॉज ऑफ रिलीजन हो रहा है. ठीक है. जो भी चीज है साइंस कुछ नहीं है उनके लिए, साइंस कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो डार्क एज वो एरा है, वो पीरियड है जब सबसे ज्यादा क्या है, रिलीजन डोमिनेट कर रहा है. ठीक है. कौन? रिलीजन. और रिलीजन डोमिनेंस को ही डार्क एज बोला है. लेक ऑफ रैशनैलिटी. लेक ऑफ रैशनैलिटी मीन कि कोई भी ना लॉजिकली बात नहीं करता. ठीक है. लॉजिकली जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के एग्जाम्पल से बताऊं
तो हमारी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी थी वो मोस्टली कास्ट सिस्टम पे बिलीव कर देती, ठीक है। कास्ट सिस्टम क्यों? बिकॉज दे बिलीव दैट कि जो भगवान है, ठीक है, जो भगवान है, जैसे कि इनका जो माउथ है वो ब्राह्मण को इंडिकेट कर रहा है, जो इनके बॉडी पार्ट्स हैं वो अदर लोगों को इंडिकेट कर रहे हैं, जो इनके पैर हैं वो शूद्रास को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से, तो ऐसे ही यूरोप में भी जो चर्च थी वो क्या करती थी, हर चीज को डिफाइन करती थी, और बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द रैशनैलिटी लोग उसे सही इंटरप्रिटेट नहीं कर पाते थे और इससे मिसगाइडेड हो जाते थे, ठीक है। और इंडिविजुअल से ज्यादा वो लोग किस पे फोकस करते थे, कलेक्टिविटी पे, जो कलेक्टिवली लोग सोचते हैं। कलेक्टिविटी पे देखो, अगर लोग कलेक्टिविटी पे ज्यादा बिलीव करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, लोग अपना इंडिविजुअलिज्म भूल जाएंगे, ठीक है। और जब लोग इंडिविजुअलिज्म भूल जाएंगे तो वो एज क्या है, डार्क एज हो जाएगी। ओके, इंडिविजुअल भी जरूरी है। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू डिस्कवर योर सेल्फ, ठीक है। क्योंकि सोशियोलॉजी के आने के बाद इंडिविजुअल को ग्रोथ मिली, बिकॉज एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी होती है। तो जो यूरोप था वो एक डार्क एज में सर्वाइव कर रहा था उस समय, 14 से 15 16 सेंचुरी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि सबसे ज्यादा चर्च इसका बेनिफिट ले रहे थे। तो इस टर्म को हम कैसे बोल सकते हैं कि डार्क एज रेफर टू अ पीरियड इन विच पीपल वर सर्वाइविंग अंडर अ रिलीजियस डोमिनेंस, एवरी कॉन्सेप्ट वर इंटरप्रिटेटेड या रिलीजियसली इंटरप्रिटेटेड। ओके, हमारी नेक्स्ट टर्म थी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड उसके बाद ही कमर्शियल रेवोल्यूशन। अब साइंटिफिक और कमर्शियल रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? अब जैसे ही लोगों को पता चला, ठीक है, जैसे ही कि वो लोग डार्क एज में जी रहे हैं, उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इस वजह से सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल इमर्ज, कुछ लोग थे जो इमर्ज हुए, ठीक है। उस इमरजेंस से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, लोगों ने साइंस को डिस्कवर किया, लोगों ने रैशनैलिटी को प्रायोरिटी देना स्टार्ट किया, उन्होंने अपनी खुद की एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से क्या किया, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई, ठीक है। नए नए थॉट आए, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, रिवोल्यूशन हुआ, लोग और अच्छे समझ लगे, रैशनल थॉट इमर्ज हुए, जिसकी वजह से साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई। और कमर्शियल रेवोल्यूशन कैसे हुई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, मीन ग्लोबल ट्रेड को प्रमोशन मिला। दैट्स वाई सी रूट सी रूट डिस्कवर हुए, क्योंकि उन्होंने जो कॉन्टिनेंट, ये जो लैंड एरिया थे, जो लैंड ट्रेवल था वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया, उसमें बहुत ज्यादा टैक्स लगाए जाने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने सी रूट को डिस्कवर किया। सी रूट से क्या होता था, टाइम भी कम लगता था, टाइम सेविंग भी था और कॉस्ट सेविंग भी था। एक ही बार में बहुत सारे गुड्स को ट्रेवल किया जाता था वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। सो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिकली राइज हुए वो लोग। और जब when they when they came into the contact with different country, they understood the different religions as well, ठीक है। उनके रिलीजन को उन्होंने समझा, उनने आइडिया समझे, थॉट समझे, और उन्हें पता चला ये तो गलत एरा में जी रहे हैं। तो ये दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर थे, एक कमर्शियल रिवॉल्यूशन, एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक रिवॉल्यूशन किससे आई, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड कमर्शियल रिवॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सी रूट। सो पीपल interacted with the different sorry people came to the contact with the different groups, and goods were traveled through across the different part of the world. So इस तरीके से कि ये दो फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हुए। देन टर्मिनोलॉजी आती है एनलाइटनमेंट, रोल ऑफ द एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट कैसे आया, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो यूरोप था वो किसमें सर्वाइव कर रहा था, डार्क एज में। ओके, डार्क एज से ये दो चीजें हुई, क्या, साइंटिफिक डेवलपमेंट या साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एंड कमर्शलाइजेशन या कमर्शियल डेवलपमेंट। तो इससे इससे रैशनैलिटी इंक्रीज हुई, क्योंकि यहाँ पे लेक ऑफ रैशनैलिटी थी, ठीक है। कमर्शलाइजेशन से क्या हुआ, सी रूट डिस्कवर हुआ, जिससे कि लोग डिफरेंट पीपल से कांटेक्ट में आए और उनके भी कल्चर को समझा, जिससे कि इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस पता चली, ठीक है, लेक ऑफ इंडिविजुअल था, ठीक है। इसके बाद आता है एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट आता है, एनलाइटन का मतलब ही
रेनेसा मीन पुनः जागरण। पीपल क्या हुए, दोबारा अवेयर हुए। ये मेक श्योर करते हैं कि लोग थे जो डार्क एज से वो क्या कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। और सब लोग तो बाहर नहीं आ सकते, तो ग्रेजुअली काम हुआ, बहुत ग्रेजुअल चेंज था। तो ग्रेजुअली लोग अपने बाहर आने लगे, तो इनलाइटनमेंट हुआ। ठीक है, इनलाइटनमेंट से जो इनलाइटनमेंट की कंडीशन थी, और जैसे ही ये सारी जगह पे इनलाइटनमेंट हुआ, लोग क्या हो गए, अवेयर हो गए। इस अवेयरनेस की वजह से ये अप्रोक्स अराउंड 17th सेंचुरी में आया। हालांकि 14, 15 और 16 सेंचुरी तो उस डार्क एज को ही बाहर करने में, मतलब कि लोग उससे बाहर आने में ही लग गए। जब लोगों को पता चला कि वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, ठीक है, उनसे एक्सेस टैक्स लिया जा रहा है, उनकी लाइफ डिग्रेड हो रही है, ठीक है, उन्हें एक बेटर लाइफ नहीं मिल रही है, तब किसका बट हुआ, टू इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन। कौन सी रेवोल्यूशन हुई, कौन सी, दो सबसे बड़ी रेवोल्यूशन थी। एक तो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन और दूसरी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ओके, अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या आउटकम रहे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमको मिले थ्री इंपॉर्टेंट आइडिया, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी और डेमोक्रेसी रिपब्लिक। ओके, डेमोक्रेसी रिपब्लिक। तो इसके आउटकम ये रहे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या आउटकम रहा, मास प्रोडक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज इमर्ज्ड। ठीक है, इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्री इमर्ज हुई, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए लगे। ठीक है, इससे प्रिमिलरली इकोनॉमिक चेंज आया लोगों की लाइफ में। और मशीन भी स्टेब्लिश हुई। अर्लियर क्या होता था, लोग एक दिन में कितने प्रोडक्ट बना सकते हैं, अप्रोक्स 5, 6 जो हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे। बट बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द मशीन, दे स्टार्टेड दे स्टार्टेड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर प्रोडक्ट। ठीक है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ। ओके, तो ये दो बिग रेवोल्यूशन हुई। ओके, तो लुक एट दिस, ये डायग्राम है। ओके, इमर्जेंस सोशियोलॉजी कैसी हुई, फर्स्ट 13th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और 13th सेंचुरी के अराउंड क्या चल रही थी, डार्क एज चल रही थी, जिसका मीनिंग था डोमिनेशन ऑफ द चर्च, लेक ऑफ द रैशनैलिटी एंड इंडिविजुअल सबऑर्डिनेशन टू चर्च। जो चर्च ही सब कुछ डिफाइन करती थी। ठीक है, चर्च की वजह से क्या होता था, लोग अपने ओपिनियन नहीं रख पाते, और जब लोग अपने ओपिनियन नहीं रख पाते थे, ठीक है, अपने ओपिनियन नहीं रख पा रहे हैं, वो खुद कुछ नहीं बोल पा रहा है, सबऑर्डिनेट हो गए हैं किसी चीज के। देन टू बिग रिवोल्यूशन आई, कौन कौन सी, एक तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसने रैशनैलिटी को इंट्रोड्यूस किया, रैशनल थॉट को इंप्रूव किया, टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। देन कमर्शियल रेवोल्यूशन, ठीक है, इट इंक्रीज ट्रेड अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इकोनॉमिक राइज हुआ है, किसका, मर्चेंट क्लास, मर्चेंट क्लास का, जिससे सबसे बड़ी रेवोल्यूशन है इनलाइटमेंट, रेनेसां हुआ, लोगों में दोबारा अवेयरनेस आई, लोग दोबारा अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए लग गए। और इस रेनेसां की वजह से दो बिग रेवोल्यूशन होती, टू मेजर रेवोल्यूशन टुक प्लेस, फर्स्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसके आउटकम क्या रहे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए सोसाइटी में। और एक ऑटोक्रेसी होती है, ठीक है, ऑटोक्रेसी एक रिपब्लिक की ओर मूव हो गई। ठीक है, टू रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी, यहाँ पे रूल ऑफ पीपल स्टार्ट हो गया रादर देन जो रूल करते थे लोगों पे। अब लोग रूल करेंगे उन लोगों, रूलर्स। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, एक तो मास प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, और इससे सबसे ज्यादा अगर कुछ आया है वो आया है इकोनॉमिक चेंज। गॉट इट। अब इन सबको अगर ओवरऑल कंक्लूड करें हम, तो फर्स्ट ये चार्ट देख लो, डायग्राम देख लो, आई होप यू आर गेटिंग इट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके,
अब इन सब चीजों से जो अभी भी सोशियोलॉजी का इमरजेंस नहीं हुआ है, अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि जो रिवॉल्यूशन हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इनकी वजह से ना क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हुए इनके, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हुए उससे क्या हुआ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, ठीक है, इक्वालिटी इंट्रोड्यूस हो गई, रिपब्लिक आ गया। बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, अब इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हुए उससे आया पूरी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज, सोशल चेंज आया, सोशल चेंज। अब उस चेंज को लोग एडमिट नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल कहूँ आपको, अपनी इंडिया में एक बार डीमोनेटाइजेशन हुआ था। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि सबके पास कैश रहते थे, उस समय ऑनलाइन ऑनलाइन मनी नहीं होती थी, ठीक है, और बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ द ऑनलाइन मनी पीपल आर सो स्ट्रगल टू गेट कैश, ठीक है। अब लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, पर जब इनिशियली हो रही थी तब तब सब क्या कह रहे थे, ये तो बेकार है, ये तो यूजलेस है, व्हाई गवर्नमेंट टेक दिस मेक द डिसीजन, और डिमोनेटाइजेशन क्यों हुआ। बट उस समय के लिए जो चीज बेकार लग रही थी आज वही चीज सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोग, जो मैक्सिमम पीपल्स हैं, वेंडर्स हैं जो कंट्रीज के, वो ट्रांसफर किस पे होगा, डिजिटल मनी पे। आप जिसे भी देखेंगे हर किसी के बार आपको फोन पे या फिर गूगल पे, पेटीएम, ये डिजिटल टूल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जो इनिशियल चेंज होते हैं उनको एडमिट करना, उनको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ग्रेजुअली वही आपको एक अच्छी सोसाइटी को टर्न करते हैं, आपको चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो अब क्या हुआ, यूरोपियन सोसाइटी में आया बहुत बड़ा सोशल चेंज, ठीक है। उस चेंज की वजह से क्या हुआ, पहले तो चेंज कौन कौन सा है, पहला पॉलिटिकल चेंज देखे तो पूरी सोसाइटी ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। अब जो ऑटोक्रेट होते थे ना, अब वो जब रोड पे निकलते हैं तो कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है। जैसे कि ये रामू है, ये पहले ऑटोक्रेट था किसी सोसाइटी का, ठीक है, बट आज से डिक्लेयर हुआ है कि ये सोसाइटी ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी हो गई है। अब रूल ऑफ पीपल रहेगा, ना कि इस रूलर का रूल रहेगा। अब ये मार्केट में आता है, ठीक है, अब ये क्या कहता है, मार्केट में आएगा। चल, जो मार्केट में आएगा तो कोई इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई इसे सिर झुका के हेलो नहीं बोल रहा है, नमस्ते नहीं बोल रहा है, ये किसी को ऑर्डर नहीं दे सकता उसे मारने का, जैसे कि ये, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो अभी ये ना परेशान हो रहा है, ये बॉदर है, वॉरिड है, अरे यार मेरी रिस्पेक्ट कहाँ चली गई, मेरे पोजीशन कहाँ चली गई, मेरी जो इतनी कमाई हुई पूरी सल्तनत थी वो कहाँ गई। तो पहला जो फास्ट चेंज आया वो है ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी। अब लोग डर के बाहर नहीं निकल रहे थे, अब लोग खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे, ठीक है। उन लोगों की लाइफ में जो डेवलपमेंट हुआ, चेंज हुआ, जो लोग थे, नॉर्मल लोग थे, वो तो उनको बहुत पसंद आ रहा था, पर जो ऑटोक्रेट थे, जो सोसाइटी को रूल करते थे, जो अपने आप को सुप्रीम समझते थे, सुप्रीम अथॉरिटी मानते थे, ठीक है, उन लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया। इकोनॉमिक चेंज क्या है, प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम द फैमिली टू फैक्ट्री। अब पहले क्या होता था, जो हैंडमेड जो प्रोडक्ट होते थे, इंडिया में भी वी नो वेरी वेल कि जो चरखा होती, हैंडलूम साड़ीज, ये सारी चीजें क्या है, घर में ही बनाई जाती, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस हुआ करते थे, जो स्पाइसेस होते हैं, जो मसाले होते हैं, इनके भी क्या होते थे, घर में ही बिजनेस होते थे। पर बिकॉज ऑफ चेंज यूरोप में वो प्रोडक्शन फैमिली टू फैक्ट्री शिफ्ट हो गया। सोशल चेंज क्या हुआ, विमेन का जो पार्टिसिपेशन था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, और विमेन भी फैक्ट्रीज में काम करना स्टार्ट हो गई। और जो रिलीजियस था वो स्पेयर भी चेंज हो गया, क्योंकि आप सब लोग रिलीजन पे इतना बिलीव नहीं कर रहे थे, ठीक है, बिलीव करते थे बट नॉट दैट मच एज दी प्रीवियसली बिलीव्ड। ओके, स्ट्रक्चरल चेंज क्या है, अर्बन सिटीज इंक्रीज हो गई, टाउन्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है, मॉल्स बनने लगे, फैक्ट्री और बड़ी बड़ी स्टोर्स बनने लगे, ये बिग चेंज है। आइडियोलॉजी कैसे चेंज हो गई, आइडियोलॉजी डायरेक्ट कैसे थियोलॉजिकल से शिफ्ट हो गई साइंटिफिक से। अब लोग साइंस पे ज्यादा बिलीव करने लगे, ठीक है, साइंटिफिक, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन पे ज्यादा बिलीव करने लगे कंपेयर टू अदर थिंग। राइज ऑफ रैशनैलिटी हो गया, ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लोग इन पे बिलीव करने लगे। अब बिकॉज ऑफ दिस, अब सोसाइटी में सभी लोग तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर हम आज भी देखें, जो हमारी जेनजी जनरेशन है, उनके आइडियाज, थॉट, उनके पर्सपेक्टिव हमारी जो प्रीवियस जनरेशन है वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रही। उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग सही नहीं है। तो उससे क्या आता है, सोसाइटी में आता है कियोस। कियोस मीन सोशल डिसऑर्डर, सोशल डिसऑर्डर। और इस सोशल डिसऑर्डर को समझने के लिए हमारी सोशियोलॉजी का बर्थ हुआ है। सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करेगा, जो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, कॉजेस फाइंड आउट करेगा, और एक पर्टिकुलर मेथड देगा जिससे हम ये सब स्टडी कर सकते हैं।
ठीक है? एक प्रॉपर चीज़ को हमको बताएगा जो 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 कि सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाहे वो एक्सट्रीम लेवल की पैट्रियार्की हो, ओके? पैट्रियार्की हो या लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन हो वर्कफोर्स में, और जो स्ट्रक्चरल चेंज हुए हैं, जो सोशल चेंज हुए हैं, क्यों हुए हैं? व्हाई डज़ इट हैपन? तो इनके बारे में भी स्टडी करेगा। तो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस इसलिए हुआ कि जब सोसाइटी में कियोस हुआ, तो कुछ लोग थे, सम ऑफ द पीपल सेड दैट कि we should have moved to the earlier society because this society had a lot of chaos। ठीक है? उन लोगों को लगता था कि ये सोसाइटी अच्छी नहीं है, ये सोसाइटी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। ठीक है? लोग विमेंस को ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है। ठीक है? क्योंकि उस समय के लोग क्या चाहते थे, विमेंस का सिर्फ एक ही रोल मानते थे, वो था डोमेस्टिक, और ज्यादा होता था जो फैक्ट्रीज की जगह जो फैमिलीज में काम होता था वही विमेन कर लेती थी। ठीक है? तो उससे क्या होता था, विमेन अपनी इंडिपेंडेंस नहीं मांगती थी, लिबर्टी नहीं मांगती थी, जिससे सोसाइटी में नॉर्म सोशल ऑर्डर बने रहते थे। But when they begin to work in the factories and societies, they start demanding their autonomy. They start demanding their economic empowerment या independence। तो इस वजह से फैमिली में वो इक्वालिटी की डिमांड करने लगी कि मेल मेंबर को उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना फीमेल मेंबर कर रही है। सो दैट्स वाई सोसाइटी में कियोस क्रिएट हो गया, सोशल डिसऑर्डर आ गया था, दोनों ही मेंबर झुकने के लिए तैयार ना हो, तो फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, ये ओपिनियन था उन लोगों का। वन पर्सन को तो झुकना ही पड़ेगा फैमिली में। अब वो ये बिलीव नहीं कर रहे थे कि दोनों को इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर वो बोल रहे थे एक को झुकना पड़ेगा। जो चिल्ड्रंस हैं, उनकी उनके अपब्रिंगिंग में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? जो मेल फैमिली के मेंबर्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, जो मेल के पेरेंट्स हैं, उनकी टेक केयर कौन करेगा? तो ये विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं वो। और जब विमेन पब्लिक स्पेस में काम करेगी, तो फैमिली को कौन अरेंज करे? तो ये ऐसे थॉट थे। ठीक है? इस वजह से उस सोसाइटी में क्या आ गया, कियोस आ गया। ओके? और उस कियोस की वजह से जो सोशियोलॉजी उसका इमर्जेंस हुआ, उसको स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ। ओके? तो एक बार हम भी यहाँ पे डायग्राम बना ले फॉर बेसिक रिवीजन। ओके? रिवीजन हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले डार्क एज को मत भूल जाना। डार्क एज थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके लिए साइंटिफिक रिवॉल्यूशन आई, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ, कमर्शियल डेवलपमेंट हुआ, एनलाइटनमेंट मूवमेंट हुआ। क्या हुआ? एनलाइटनमेंट। इस एनलाइटनमेंट की वजह से दो बिग रिवॉल्यूशन हुई। कौन सी? एक फ्रेंच, जिसने हमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया, एक इंडस्ट्रियल, जिसने मास प्रोडक्शन को प्रमोट किया। ठीक है? और बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी में आया एक रैपिड सोशल चेंज। ठीक है? सोशल चेंज कैसे हुए? पॉलिटिकल हुए, इकोनॉमिक हुए, सोशल, आइडियोलॉजिकल, कल्चरल, स्ट्रक्चरल, ये सोशल चेंज हुए, जिससे सोसाइटी में क्या आया, कियोस। और उस कियोस को स्टडी करने के लिए इमरजेंस हुआ सोशियोलॉजी का। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लुक एट दिस विजुअल डायग्राम, ये आपको और हेल्प करेगा समझने के लिए। कैसे? देखो, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी क्या बोला? साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इमर्ज इन द 19th सेंचुरी टू अंडरस्टैंड द रैपिड सोशल चेंज। मैंने आपको सोशल चेंज में क्या क्या बताया, जिसमें आपको आइडियोलॉजिकल चेंज भी देखा, स्ट्रक्चरल चेंज भी देखा, कल्चरल चेंज भी देखा सोसाइटी में, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दी यूरोप सोसाइटी एंड वर्ल्ड को। कैसे? इसको कंट्रीब्यूशन किसने? थ्री ग्रेट फोर्सेस बिहाइंड द इमर्जेंस सोशियोलॉजी। कौन कौन सी फोर्सेस थी? एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें मोनार्की ओवरथ्रो हुई, डिमांड ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आई, राइज ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। और इसमें एक क्वेश्चन इमर्ज हुआ, हाउ कैन सोशल ऑर्डर बी मेंटेन? तो ऑगस्ट कॉम्ट, जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, उन्हें साइंटिफिक सोल्यूशन बताया इस ऑर्डर को हटाने की। सेकेंड बड़ी फोर्स कौन सी थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें राइज ऑफ फैक्ट्रीज हुई, मशीन्स हुई, अर्बनाइजेशन हुआ। ठीक है? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हुई, पॉवर्टी ऑफ क्राइम इंक्रीज हुआ। ये भी प्रॉब्लम थी कि क्या, अर्बनाइजेशन की वजह से स्लम्स का इंक्रीज हुआ। ठीक है? क्राइम इंक्रीज हो गया। ठीक है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। अब जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थे, ये लोगों को क्या कर रहे थे कि चलो चलो अपन ट्रेडिशनल सोसाइटी में वापस चलते हैं, ये सोसाइटी खराब है, मॉडर्न सोसाइटी अच्छी नहीं है। तो इसको स्टडी करने के लिए इस चीज को स्टडी किसने किया? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है? जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के सबसे प्रोमिनेंट सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है? और एमएल डर्कहाइम ने, मैक्स वेबर ने, इन सब ने एक स्टडी का फॉर्मेट बताया कि कैसे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है? फिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन से क्या हुआ? राइज ऑफ रैशनैलिटी। ठीक है? साइंटिफिक
तो इसमें भी एक क्वेश्चन इमर्ज होता है कि कैन सोसाइटी बी स्टडी साइंटिफिकली, क्योंकि सोसाइटी दे बिलीव दैट सोसाइटी इज डोमिनेटेड बाय सब्जेक्टिव थॉट्स, सब्जेक्टिविटी ज्यादा इंपैक्ट करती है सोसाइटी में। तो सोशियोलॉजी अडॉप्टेड अ साइंटिफिक मेथड एज वेल, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे एम एल रखाइन। एक्चुअल फादर ऑफ सोशियोलॉजी एम एल रखाइन को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सब्जेक्ट मैटर दिया सोशियोलॉजी को एज अ साइंस स्टेब्लिश किया, और सोशियोलॉजी को एक प्रोमिनेंट डिसिप्लिन बनाया। ये फाउंडिंग थिंकर थे सोशियोलॉजी के, अगस्ट कॉम्ट, हाल मार्क्स, एम एल डर्कहाइम, मैक्स वीगो। ओके, तो जर्नी कुछ इस तरह रही सोशियोलॉजी की। लुक एट दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ सोशियोलॉजी। फर्स्ट, इट वाज अ ट्रेडिशनल सोसाइटी dominated by the dark people were surviving under a dark age. Then three great revolution took place: French, industrial, scientific, commercial development as well. Then it brought about a huge change, ठीक है, social changes along with the problems, good changes, positive changes, negative changes, ठीक है। need to understand society, अब इन सारे चीजेस को पढ़ने के लिए एक सोसाइटी जरूरी, इसलिए सोशियोलॉजी बॉर्न हुआ, ठीक है। एंड यू कैन रीड दिस and she writes Mills की ये बात, ये sociological imagination enable us to grasp the history and biography and relation between the two within the society. What it she writes Mills बोलते हैं। अब उसके बाद एक और मेजर जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर है, वो है इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट को समझने की भी जरूरत है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं। तो पीवाईक्यू के थ्रू, क्योंकि हम जब हम संडे क्लास में लाइव पीवाईक्यू राइटिंग करेंगे, तो उसमें रोल ऑफ इनलाइटनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इनलाइटनमेंट मीनिंग कहता है, इनलाइटनमेंट वाज द इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दैट पाव्ड द वे फॉर द बर्थ ऑफ सोशियोलॉजी। अब इनलाइटनमेंट के अंदर जैसे मैंने बताया कि वो रिनेंसा था, वो क्या था, कल्चरल रीअवेकनिंग था। जो लोग थे, जो बहुत दिनों से डार्क एज में सर्वाइव कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक अवेकनिंग था, उनका दोबारा रिवाइवल था। ओके, तो किसमें हुआ, 17 और 18 सेंचुरी में। एम्फसाइज रीजन, साइंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग की ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कैसे रोल प्ले करती है, ठीक है। की आइडिया ऑफ द एनलाइटनमेंट क्या रहा, रीजन रहा, इंडिविजुअलिज्म रहा, उसकी लिबर्टी और इक्वालिटी रही, कि ऑल ह्यूमंस आर इक्वल बाय नेचर एंड डिजर्व फ्रीडम। मीन हम किसी को भी अनइक्वली नहीं ट्रीट कर सकते, सभी लोग इक्वली ही ट्रीट होने चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर और प्रोग्रेस, ठीक है। थिंकर्स कौन थे जिन्होंने इनलाइटनमेंट अपने आप तो आएगा नहीं, कोई लोग रहे होंगे जिन्होंने उसको प्रमोट किया, जिन्होंने उन्हें आगे फॉरवर्ड किया। कौन थे वो, वॉल्टियर, जॉन लॉकी, रूसो एंड इमैनुअल कांट। ये क्या थे, सम ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स। इन लोगों ने इस चीज को मूव फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ाया, जिससे कि आगे के लोग भी वो आइडिया को समझे और सोसाइटी में एक इक्वल मूवमेंट लेके आए, एक सब्सटेंशियल एक एडवांसमेंट लेके आए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सो दैट देयर सोसाइटी विल डेवलप, सोसाइटी भी डेवलप हो सकती। अब इनलाइटनमेंट में कैसे करता है, लेड टू द इमर्जेंस सोसाइटी। आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन टू ट्रेडिशनल अथॉरिटी बिकॉज राइज ऑफ रैशनैलिटी, देन इट फोकस्ड ऑन ह्यूमन एंड सोसाइटी रादर देन कलेक्टिव अथॉरिटी या कलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल। इट फोकस्ड ऑन ह्यूमन, मीन इंडिविजुअल ऑल्सो एंड सोसाइटी ऑल्सो, नॉट ओनली वन। प्रमोटेड स्टडी ऑफ सोसाइटी, कि थोड़ा सोसाइटी की स्टडी करना चाहिए। देन इंस्पायर्ड सोशल रिफॉर्म्स, कि रिफॉर्म जरूरी है सोसाइटी में, एक सोसाइटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। देन इट लेट द फाउंडेशन ऑफ द सोशियोलॉजी। ओके, इसके इम्पैक्ट क्या रहे, जैसे मैंने आपको बताया, एक तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुई, रशियन रिवॉल्यूशन हुई, ठीक है। और जो सुपर स्टेशन था, ब्लाइंड फेथ था, वो टूट गया लोगों का। एक सोशल इक्वालिटी को इंकरेज किया, सेक्युलर सोसाइटी को इंकरेज किया, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हुए, एक रोल ऑफ इनलाइटनमेंट रहा। आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग। ये जो भी था, ये पूरा एक्सप्लेनेशन था इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड रोल ऑफ इनलाइटनमेंट। ओके, कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे, आई होप आपको समझ में आया होगा कि इमर्जेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का, और इनलाइटनमेंट का क्या रोल था। ये मैंने आपको इसलिए बताया है जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि इनलाइटनमेंट का कैसे रोल रहा कि सोशियोलॉजी इमर्ज हुई, ठीक है। हमने सारी टर्म्स को पढ़ लिया। I hope you understand this. And if you have any doubt, just let me know in the comment box. And thank you for watching. और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, so you can आपको यहाँ पे सारे सारे PDF मिल जाएंगे। थैंक यू।